हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लो ऑफ चार्ज और थर्ड होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, पार्ट वाइज हम लोग करके बना रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी वीडियो का। अब उसके बाद जैसे जैसे हम लोग पार्ट बढ़ाते जाएंगे उम्मीद करेंगे 5 से 6 पार्ट में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाए। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हम लोग एक एक करके बनाते चलेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को सोच के जो एग्जाम प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया है उसको भी सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले पॉइंट से जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज कभी फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, और चार्ज जब फ्लो करने लगता है तभी हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, यानी कि सब का सब क्या है, पॉइंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और इस क्लास में यानी कि 10th क्लास की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं बताते हैं, डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जब तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना समझे उन दोनों के बीच का अंतर कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अच्छे से समझ में आ जाए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और यहां से फिर फ्लो ऑफ चार्ज समझना, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसको कितना करंट कितना जा रहा है उसको मेजर भी तो हमें करना होता है। तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग एक्चुअल में रोज अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग अपने लाइफ में सब कुछ आधा अधूरा महसूस होगा। बहुत सारे वर्क हम लोग नहीं कर सकते हैं। घर में रोज फैन यूज करते हैं, हम लोग बल्ब यूज करते हैं, किचन में कितने अप्लायंस यूज करते हैं, सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या ऐसा चीज है जिससे हम, वो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट इमिट होता है, अगर वो बल्ब से होके पास करे, अगर वो फैन से होके पास करेगा तो उसे मूव कराता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी कि जहां जहां मोटर लगा है, यानी कि फैन में मोटर लगा है, मिक्सर ग्राइंडर जो हमारा होता है उसमें भी मोटर लगा है, तो इलेक्ट्रिसिटी ही हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कहीं कहीं लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और कहीं कहीं हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग हीटर गर्म ठंडी के दिनों में यूज करते हैं, हीटर रूम को गर्म करने के लिए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ही है, या ऐसा नहीं है कि हीटर जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा दूसरे एनर्जी पर वर्क करता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअल में क्या ऐसा चीज है कि सारे अप्लायंस को जैसा हमारा मर्जी होता है उस हिसाब से हम उससे वर्क ले पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में फ्लो ऑफ चार्ज से जो हम वर्क ले पाते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज से हम वर्क ले पाते हैं, एक्चुअल में वही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज डूइंग वर्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझे कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो भी चीज होता है वो उसे बहाकर आगे ले जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या वाटर अगर रुका हुआ, पानी रुका हुआ है तो क्या किसी चीज को वो बहा के ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। यानी कि रुका हुआ वाटर कुछ वर्क कर ही नहीं सकता है। उसी तरीके से चार्ज हर जगह है, चार्ज हर जगह है, लेकिन वो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है खुद से। ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि पानी, जैसे क्या है कि हम किसी बकेट में या टब में पानी रखे हुए, क्या खुद ब खुद वो फ्लो करने लगता है? नहीं करता है। या फिर हम क्या करते हैं, एक ग्लास में पानी लेते हैं, दूसरा ग्लास मेरे पास खाली है, हम चाहते हैं इस ग्लास से पानी इस ग्लास में चला है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस ग्लास को ऊपर ले जाना पड़ता है, तब ऐसे हम क्या करते हैं उसमें पोर करते हैं तो नीचे की तरफ वाटर गिरता है। तो पहले हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, इस ग्लास में जो पानी है उसको ऊपर उठाने की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और ये क्या रह रहा है, नीचे रह रहा है। अब यहां से हम इसको टेढ़ा करेंगे तो वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर दोनों सेम लेवल पे हो जाए,
तो हम पोटेंशियल डिफरेंस तो एकदम नहीं है, यानी कि जिस पोटेंशियल पे ये ग्लास है उसी पोटेंशियल पे ये भी ग्लास है, यानी कि इधर से वाटर इधर की तरफ फ्लो नहीं करता है। ये एक्चुअल में नेचर है, ये नेचर है कि हमेशा कोई भी एनर्जी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज ठंडा करना है, ठीक है, कोई चीज अगर हमें ठंडा करना है तो हमको क्या, जैसे मान लीजिए कि ग्लास में हम एक ग्लास दूध रखें, अगर उसे हमको ठंडा करना है तो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर रखते हैं। क्या अगर उसी गर्म दूध को अगर हम उतना जितना टेम्परेचर दूध का है उसी टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या वो कभी ठंडा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो एक गर्म है तो दूसरा ठंडा होना चाहिए, यानी कि जो गर्म वाला है वो हायर पोटेंशियल पे है, जो ठंडा है वो लोअर पोटेंशियल पे है। तब दोनों को अगर कांटेक्ट में हम लाते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हीट ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है। तो सारे एनर्जी का यही लॉ है, नेचर है कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद ब खुद फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि हम एनर्जी को लोअर पोटेंशियल से हायर नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसके लिए हमको खुद वर्क करना पड़ता है, खुद वर्क करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जमीन से, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़े हैं क्लास 9th में, ठीक है, तो अगर जमीन से कुछ हाइट तक अगर हम किसी चीज को लाते हैं तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? mgh होता है, सब जानते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो mgh, यानी कि यहाँ का एज कम था, यहाँ का एज ज्यादा था, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा और नीचे वाले का पोटेंशियल कम। तो इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल का जो अंतर होता है उससे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो इस हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ आएगा? लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से केवल हम छोड़ रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर वर्क करेंगे तो इसको उठा के हम हायर पोटेंशियल तक ला सकते हैं, ये कहलाया मेरा वर्क किया हुआ, ठीक है। यानी कि वर्क करते हैं तो हम अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, अपना एनर्जी हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर हमें वर्क नहीं करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हायर पोटेंशियल पे ले जाकर छोड़ते हैं तो वो अपने से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जब वो फ्लो करेगा तो उससे हम वर्क ले सकते हैं, से हमारी बात ना, उससे हम वर्क ले सकते हैं। जैसे कि वाटर को हम डैम बना के उसको रोक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वाटर भरते 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 हायर पोटेंशियल तक पहुंच जाता है तो उसको बहुत तेजी से एक नैरो पाथ के थ्रू फ्लो करने का रास्ता दिया जाता है, ठीक है। जब वो तेजी से फ्लो करता है तब वो क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। वर्क करने का क्या मतलब हुआ कि वहां पर टरबाइन अगर लगा दें तो उस टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाएगा, यानी कि वो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो रोटेट क्या कहते हैं, जो लीनियर मोशन है यानी कि काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या कर रहा है, उसको रोटेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर उसको हम जनरेटर के साथ जोड़ दें तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है कि पानी को कन्वर्ट ही कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। बचपन में हम लोग ये सोचते थे कि वाटर को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं होता है। वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता है तो टरबाइन को मूव कराता है, ठीक है। जब वो टरबाइन मूव होता है तो वो टरबाइन किससे कनेक्टेड होता है? जनरेटर से कनेक्टेड होता है। समझ में आ रही है बात? अगर वो जनरेटर मूव करता है तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में हमको मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये तरीका है, ठीक है। ये थोड़ा सा पहला वाला वीडियो हो सकता है किसी किसी के लिए लेंदी हो। अगर कोई 9th का फिजिक्स अच्छे से नहीं समझा है, वर्क पावर एनर्जी, तो उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने में इस वीडियो में हम बहुत कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले इलेक्ट्रिक को हम हटाते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जैसे हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सबसे ज्यादा फैमिलियर हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से उतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये डेली लाइफ में हम लोग आसानी से देख भी पाते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से इतना हाइट लेकर जाते हैं, ठीक है, इतना हाइट तक ले जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इतने हाइट तक, अगर इसका मास m है, ठीक है, m है, तो अर्थ इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा? mg फोर्स लगाएगा, ठीक है, mg फोर्स लगाएगा।
और वर्क डन ही हमारा क्या होता है कि जितना हम वर्क किसी बॉडी पे करते हैं उतना एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होता है। वो काइनेटिक के फॉर्म में भी हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर इस एम मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम h हाइट तक ऊपर लेकर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हम कितना किए, h डिस्प्लेसमेंट किए, ठीक है। और हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg के बराबर हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, दिक्कत यह है कि हम ये सोचते हैं कि mg फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है, हम भी ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो बैलेंस हो गया ना, तो फिर वो ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे जाएगा। यहां पर हमें एक चीज समझना है कि जब शुरू में हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि शुरू में वो रेस्ट में है, उस वक्त हमें क्या करना होगा, बस mg से थोड़ा सा फोर्स ज्यादा देना होगा ताकि वो रेस्ट से मोशन में आ जाए। उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा हम फोर्स लगाए थे ना, उसको कम करके फिर वापस से mg के बराबर ही कर देंगे। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कुछ वेलोसिटी मिल चुका है और उस पर अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर शुरू में हम क्या करते हैं, mg यानी कि mg नीचे की तरफ लग रहा फोर्स, हम उतना ही फोर्स हल्का सा ऊपर की तरफ, उससे थोड़ा सा फोर्स अगर ज्यादा लगाए, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा अगर फोर्स उससे ज्यादा लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि नेट फोर्स कुछ ना कुछ हो रहा है। एक्सेलरेशन आएगा तो उसका वेलोसिटी 0 से बढ़ के थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ ना कुछ उसमें हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लगा रहे थे ना mg के अलावा, ऊपर की तरफ mg के अलावा जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे थे, हम उसको कम करके हम mg के बराबर ही कर देंगे, ठीक है। अब क्या, नीचे भी mg ऊपर भी mg, और पहले से अब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ चुका है, अब उसी वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्टली पहले वाले स्टेप को हम बोलते नहीं है, बस हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर अर्थ इस पे नीचे mg फोर्स लगा रहा है तो हमें भी ऊपर की तरफ फोर्स mg लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ मास m है। अगर हमको अर्थ mg फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा तो हमें भी ऊपर mg लगाना पड़ेगा फोर्स, ठीक है। लेकिन ये फोर्स लगाना पड़ता है हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहने के लिए। अगर हम mg से ज्यादा लगाएंगे तो इसमें क्या आने लगेगा, एक्सीलरेशन आने लगेगा, ठीक है। इसमें एक्सीलरेशन आने लगेगा, हमें एक्सीलरेशन नहीं लाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ mg फोर्स लगा कर ले जाते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, mg फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा h। इसलिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो mgh होता है। तो एक्चुअल में तो हम वर्क किए, जो वर्क किए हैं वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है। समझ आ रही बात को ना। और हम जो वर्क करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, उसके अगेंस्ट में हम वर्क करेंगे तभी एनर्जी स्टोर्ड होगा उसके अंदर, ठीक है। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स, अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अब इसके लिए हम 11th में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। अभी बस नॉर्मल हम समझते हैं पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। कोई भी फोर्स के अगेंस्ट में जब हम वर्क करते हैं ना, तभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको हम दूर ही ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। एक एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, ब्लॉक रख देते हैं। इस ब्लॉक पे हम वर्क करके इस ब्लॉक को यहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, यहां तक पहुंचा देते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम कुछ इतना कर देते हैं, ठीक है। जब इतना हम जब इधर की तरफ हम वर्क कर रहे हैं तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होना नहीं चाहता है, यानी कि वो फोर्स लगाता है उधर की तरफ। तो हम वर्क किधर कर रहे हैं, इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ना। जो ही हम यहां से फोर्स लगाना हटाएंगे हम, तो इस ब्लॉक को क्या करेगा, बहुत तेजी से आगे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका था मेरे वर्क करने की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो अचानक से बहुत तेजी से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, समझ आ रही है। और वो काइनेटिक एनर्जी जिससे भी टकराएगा वो एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा, यानी कि जिसके पास एनर्जी होता है वो उसको वर्क करने की क्षमता होती है उसके पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्क करके उसको एनर्जी देते हैं, जब उसके पास एनर्जी आ जाता है तब वो खुद वर्क करता है। तो यहां पर हम चार्ज के साथ भी वही करते हैं कि हम पहले चार्ज पे वर्क करते हैं, जब चार्ज के पास एनर्जी आ जाता है तब वो चार्ज बहुत तेज वेलोसिटी से मूव करता है, और जब वो तेज वेलोसिटी से मूव करता है उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में कोई भी चीज फ्लो करता है तो उसे हम लोग करंट बोलते हैं, लेकिन अगर चार्ज फ्लो करे तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो समझ में आ गया।
ठीक है, थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर h हाइट तक हम ले गए तो mgh, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो गया, mgh हो गया। और हम क्या करते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा हाइट और लेकर ऊपर जाते हैं, यानी कि ये पूरा हाइट ये h डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो mgh डैश, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh डैश, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका होगा mgh। ठीक है, ये हो जाएगा mgh, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों डिफरेंट अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि यहाँ से हमको यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हमको ज़्यादा हाइट तक ले जाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर हमको कोई सामान लेके एक फ्लोर केवल ऊपर जाना है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं थकते, यानी कि हमें बहुत कम काम करना पड़ता है। अगर वहीं 3 फ्लोर चढ़ना पड़े हमें तो हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम बहुत ज़्यादा देर तक वर्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक वर्क करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगा। हम जितना वर्क करते हैं किसी बॉडी पे उतना उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। ठीक है, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। अगर यहाँ से किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं तो यहाँ से किधर की तरफ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। क्या कभी हम यहाँ से किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो क्या अपने आप ये ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं जा सकता। ये नेचर ही है कि कोई भी चीज़ फ्लो कैसे करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल में अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो बात अलग है कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी से, जो हम लोग मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी है उससे हम समझाएंगे, तब उसके बाद हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर हुआ क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी पत्थर को हम यहाँ पर रखे हैं तो अपने आप यहाँ से सेम लेवल पे वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन लेवल एक ऊपर है एक नीचे है तो आराम से वो अपने आप पत्थर यहाँ से इस लेवल तक आ सकता है। सही मारिए ये बात को ना। यानी कि किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल में अंतर होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल में अंतर नहीं हुआ तो वो चीज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। इसलिए हम क्या किए कि अगर ये बात हमें समझ में नहीं आती तो अगर पोटेंशियल समझ में नहीं आता तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं समझ आता। और पोटेंशियल डिफरेंस का कितना बड़ा महत्व है किसी भी चीज को फ्लो कराने में। ठीक है, इसी से हमको समझ में आया। ठीक है, अब ये तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताए हैं ना, अब हम बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या होता है, हम इसमें जो बुक में एक्सपेरिमेंट करके दिया है या फिर कंसिडर किया है फिगर बना के, उसमें क्या करता है कि एक प्लस टेस्ट चार्ज रखता है। ठीक है, एक प्लस टेस्ट चार्ज रखता है और क्या करता है कि इधर से एक प्लस चार्ज को लेकर इसके नजदीक आते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कर दिए, किसी चीज से फिक्स कर दिए, यानी कि इस प्लस चार्ज को हम क्या कर दिए, किसी चीज से फिक्स कर दिए, और इधर से हम प्लस चार्ज को इधर की तरफ ले आ रहे हैं, इधर से इधर की तरफ ले आ रहे हैं। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं तभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इसको उधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपेल करना चाह रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पे इधर की तरफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जितना ही इसके हम नजदीक लेकर आएंगे, इसके अंदर उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम इतना नजदीक लेकर आएंगे तो इस पे ये जो चार्ज है ना और ज्यादा फोर्स लगाएगा, और नजदीक लेकर आएंगे और ज्यादा फोर्स लगाएगा दूर हटने के लिए। समझ आ रही है ना। अब यहां से इसको अगर हम छोड़ते हैं ऐसे तो क्या होगा, ये तेजी से जो चार्ज है उधर की तरफ फ्लो करेगा, तेजी से वो फ्लो किया। समझ आ रही बात को ना। तो इधर क्या है, हायर पोटेंशियल, और इधर है लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। समझ आ रही है। तो अगर यहां पोटेंशियल में डिफरेंस है तभी तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ए है, ये पॉइंट ए है, और ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ठीक है, ये भी, यानी कि उसी चार्ज को हम पॉइंट बी तक लेकर आते हैं।
उसी चार्ज को हम पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो चार्ज है ये फिक्स है, ये चार्ज ये फिक्स है, ठीक है। इस चार्ज को ही केवल हम मूव करा रहे हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा कितना, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ का अगर हम वोल्टेज लिखें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वी बी क्या होगा, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क किए बाई चार्ज। तो हम इसको मानते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए, और ये हो जाएगा पॉइंट बी। समझ आ रही है बात। यहाँ का पोटेंशियल कुछ और, यहाँ का कुछ और, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम हायर वाले में से क्या करेंगे, लोअर वाले को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी बी हम माइनस वी ए, ठीक है। तो वी बी क्या होगा, डब्ल्यू यानी कि वर्क डन टिल पॉइंट बी बाई क्यू माइनस वर्क डन टिल पॉइंट ए बाई क्यू। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एलसीएम, ठीक है, वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। बुक में हमारे इसी तरीके से दिया है कि v इज इक्वल टू वर्क डन एट b माइनस वर्क डन टिल b हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन टिल a डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्चुअल में वो इसी पार्ट का इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को समझ में आएगा चार्ज कैसे फ्लो करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि चार्ज एक्चुअल में फ्लो कैसे करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है, क्यों चार्ज फ्लो करता है, क्यों चार्ज फ्लो करता है समझ में आ गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कैसे करेंगे ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझते हैं, ठीक है। जो बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, एक्टिविटी करके दिया रहता है, उस चीज़ को ही हम लोग यहाँ पर रिपीट करके समझेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग को सबको मालूम है कि हम केमिस्ट्री में इतना तो पढ़े हैं कि जितने भी एटम्स होते हैं नेचुरली वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल होते हैं यानी कि जितना उनके पास प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनका जो चार्ज का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, जैसे मान लेते हैं ये एक एटम हो गया, ठीक है, और बीच में ये न्यूक्लियस और इसमें ये, ठीक है। हम बनाते हैं पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हम कर देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेरी तो यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि 5 प्रोटॉन होगा, ठीक है, और 5 न्यूट्रॉन भी होता है। तो हम लोग न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और यहाँ पर हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को हम अभी हम लोग साइड में रखेंगे। तो 5 प्रोटॉन हुआ और 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जितना प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये एक्चुअली में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रॉन पे हम माइनस इसलिए लगाते हैं साथ कि उसका जो चार्ज का प्रॉपर्टी होता है वो निगेटिव में होता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसके साथ हम प्लस लगाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम एग्जैक्टली सेम है, इलेक्ट्रॉन पे हम माइनस लगाते हैं, इस पे प्लस लगाते हैं। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक साथ है तो वो क्या करेगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें कि यहां से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, किसी भी तरह से एनर्जी उसे देके एक्साइटेड करके, ठीक है। अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 5 प्रोटॉन हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाएगी और प्रोटॉन एक तरह से हमें बढ़ता हुआ महसूस होगा। एक्चुअली में नंबर उसका नहीं इंक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उससे हमको क्या मालूम चलेगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। यानी कि इस एटम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि +E हम कहते हैं उसको, +E का चार्ज आ जाएगा।
जब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा तो उसको -e का चार्ज दे देगा, क्योंकि वो पहले से क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है, अगर वो चार्ज वहां पर जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। से हमारी बात को, जो भी एटम होगा, जो भी एलिमेंट होगा वहां पे, उसमें क्या होगा, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, ठीक है। जितने भी नंबर हो उससे हमें नहीं मतलब है, जितना प्रोटॉन, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको अनबैलेंस कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोटॉन वहाँ पे एक कम रह गया, तो वहाँ पर -e का चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इस पर क्या हो जाएगा, +e का। समझ आ रही बात। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ता है, ठीक है, उसको एनर्जी हमें काफ़ी देना पड़ता है। जब ये छोड़ भी रहा होता है तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट होने लगेगा, और जब माइनस दूर जाता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स का नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और लाइक चार्जेस के बीच में कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। समझ में आ रही बात को। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, यहां पर 2 स्फेयर लेते हैं, ठीक है, ये सब बहुत फेमस ये एक्टिविटी है, ठीक है। 2 स्फेयर लेते हैं, जो कि स्फेयर है हमारा मेटल का, ठीक है, स्फेयर है मेटल का, लेकिन इसका जो स्टैंड है वो है इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, यानी कि इससे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता नीचे की तरफ। जो चार्ज इस पे रहेगा उसी पे चार्ज रहेगा। समझ आ रही है ना, इससे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं कि ये पहले से न्यूट्रल बॉडी है, ये भी पहले से न्यूट्रल बॉडी है। समझ आ रही है ना बात, पहले से ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। हम क्या करते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहां पर लेकर आएंगे, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या करेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको अभी बस चार्ज के बारे में समझना है। हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जब निकाल कर लेकर आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की यहां कमी होगी, यानी कि प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ता हुआ महसूस होगा हमें। तो यानी कि यहां पर एक प्लस चार्ज हमें दिखने लगेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो पहले से ये न्यूट्रल था और एक माइनस चार्ज यहां दिखने लगेगा। सही हमारी। लेकिन जब इसको हम निकाल रहे होंगे तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकालेंगे तो एक और प्लस चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। उस पे भी उस इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ आ रहा है ना, उस पे भी ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। और इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। यानी कि वो चाहता है इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाना, लेकिन फिर भी हम उस पे वर्क करके हम इधर की तरफ लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो यानी कि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज, ठीक है। एक और निकालेंगे, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे और यहाँ पर प्लस चार्ज होता जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो ऐसा चार्ज हो गया। लेकिन इस दौरान अब ऐसा नहीं समझना है कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। यानी कि जब पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होगा तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर लेकर आए, जब तीसरा लेकर आ रहे होंगे तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, यानी कि चाहता नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। क्यों, क्योंकि ये पहले से निगेटिवली चार्ज है, और जब निगेटिव इसके पास आएगा तो निगेटिव और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा होगा, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, और ये प्लस चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ओवरऑल इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन पे। और हम क्या कर रहे हैं, उस पे वर्क कर रहे हैं और उसको वर्क करके यहां पर ला कर रख रहे हैं। यानी कि सब इलेक्ट्रॉन के पास हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इनडायरेक्टली हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। समझ आ रही है बात को। तो जब यहां से यहां हम लेकर आ रहे हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन चाहते हैं एक दूसरे से दूर होना, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। समझ आ रही बात को ना। और यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है कि हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच के और न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे ही केस में तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखें तो ग्रेविटी हर चीज को चाहता है कि नीचे खींचे हम, लेकिन उस फोर्स के अगेंस्ट में ही तो हम वर्क करके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या किए, इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक कंडक्टर हम कनेक्ट करेंगे। जो ही हम कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से फटाफट बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने स्टार्ट करेगा, ठीक है। और सारा इलेक्ट्रॉन जब तक इधर फ्लो ना कर जाए, यानी कि पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, तब तक सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा। सही हमारी बात को। और सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक्चुअल में अब यहां पर ये खुद ब खुद फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि ये खुद से फ्लो कर रहा है। उसके पीछे का कारण है कि उससे पहले हम उस पर वर्क करके उसको एनर्जी दिए हुए हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड था। अब जाके वो क्या हो रहा है, यानी कि चार्ज काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। और इसके बीच में अगर हम कोई डिवाइस लगा दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके डिवाइस लगा दिए तो ये ग्लो कर सकता है, यानी कि ये वर्क करेगा, क्योंकि जो मूविंग चार्ज होता है वही वर्क कर सकता है, ठीक है। जब चार्ज मूव करता है तो वर्क करता है। शुरू में ही हम एग्जांपल दिए थे वाटर का, कि अगर वाटर फ्लो करेगा तभी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। रुका हुआ वाटर कुछ नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात को? उसी तरीके से चार्ज तो हर जगह है, हर जगह रुका हुआ है। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके पास चार्ज ना हो, ठीक है, लेकिन वो सारे न्यूट्रल हो जाते हैं। समझ आ रही बात को ना? तो हमको क्या करना, न्यूट्रल है एक्चुअल में कह सकते हो वो बैलेंस्ड है, तो हमें उसको अनबैलेंस करना पड़ेगा, अनबैलेंस करना पड़ेगा। समझ आ रही है ना? तब जाके वो क्या करता है, फ्लो करने लगता है। तो इसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद है पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज क्यों फ्लो करता है ये भी हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट था हमें समझाने के लिए कि एक्चुअली में चार्ज फ्लो क्यों करता है, इसलिए हम आज शुरू का इतना लंबा समय इस चीज को समझाने में लिया, ठीक है। चलिए, तो एक चीज और हमें समझना है कि कंडक्टर के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है, कैसा बिहेवियर होता है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हम इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है ना उससे लेके होता है, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, वो भी एक एक चीज करके हम लोग समझेंगे। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज कैसे फ्लो करता है। इसे मिटा देते हैं। एक्चुअल में हमें अगर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिखना होगा तो हमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको अगर हमको इक्वेशन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करना है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि जो चार्ज है कितना पर यूनिट टाइम फ्लो करता है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू Q/T होता है, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। और ये हो जाता है कूलम पर सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, यानी कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर हम बोले कि 1 एम्पियर कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि देता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। तो डिफाइन 1 एम्पियर का क्या मतलब हुआ कि अगर हम Q/T करते हैं तो 1 कब आएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 आने का बहुत सारा केसेस है, लेकिन अक्सर डेफिनेशन में क्या देता है कि अगर ऊपर 1 कूलम चार्ज लेते हैं और टाइम लेते हैं 1 सेकेंड, इसका मतलब कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे कि अगर हम इसे वायर मानते हैं, ठीक है, और एक करंट का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है, तो इसका जो एरिया होगा उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज पास किए 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड तक हम रुक के चार्ज को काउंट करेंगे कि कितने चार्ज यहां से पास कर रहे हैं, कितने पास कर रहे हैं। तो हमें मालूम चला कि 1 कूलम चार्ज पास किए 1 सेकेंड में,
ठीक है। तो उसे हम चार्ज को हम टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा करंट आएगा वो 1 एम्पियर आएगा, या फिर हम कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज किसके थ्रू फ्लो कर सकता है, किसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता है। चार्ज एक्चुअल में चार्ज फ्लो हर चीज के थ्रू नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या है कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स हैं, लगभग सारे मेटल्स के थ्रू जो चार्ज है आसानी से मूव करता है। ठीक है, और बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब जिसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, नॉन मेटल, ज़्यादातर वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू चार्ज फ्लो करने में दिक्कत होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर हमें मालूम है कि हम घर में जितने वायर यूज करते हैं सब के सब मेटल होते हैं, लेकिन उस मेटल के ऊपर जो कवर लगा होता है वो एक्चुअल में मेटल नहीं होता है। ठीक है, वो नॉन मेटल होता है, जो कि बैड कंडक्टर होता है। वही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है, क्योंकि उसके थ्रू चार्ज पास ही नहीं करता है। ठीक है, तो कंडक्टर हम किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब यहां से पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो वो चार्ज जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से फ्लो करने लगता है। ठीक है, जब वो चार्ज फ्लो करने लगेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ठीक है, यानी कि यहां पहले से चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, फ्री होता है। फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि इस पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, उतना ही चार्ज जितना इसके अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या वो बॉडी न्यूट्रल हो जाए, उतना ही है। लेकिन इस क्या है, थोड़ा फ्री है, एटम से लूजली बाउंडेड है। समझ आ रही है ना, जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अपने जगह को छोड़ देता है। समझ आ रही है, जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करने स्टार्ट कर देता है। समझ आ रही है बात को, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा। यानी कि इस कंडक्टर को जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ भी जाता है। इसलिए जो कंडक्टर होता है चार्ज नहीं होता है। ऐसा नहीं समझना है कि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर भी कर जाता है। तो एक्चुअल में ये केवल फ्लो को सपोर्ट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। जितना वो देता है वो खुद ले लेता है। समझ आ रही है ना, इसलिए ये क्या हो जाता है, बॉडी, ये जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल ही रहता है, ये चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है तो प्लस, यानी कि प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है माइनस से, तो हमें करंट का डायरेक्शन इधर दिखना चाहिए, यानी कि करंट चार्ज तो इधर फ्लो कर रहा है। लेकिन जब ये चीज पता होने से पहले कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करता है, प्लस चार्ज किधर फ्लो करता है, उससे पहले करंट का डायरेक्शन बता दिया गया था। बता नहीं दिया गया था, मान लिया गया था कि यही करंट का डायरेक्शन होगा, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ मान लिया गया था। जब बाद में हमें मालूम चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, प्लस चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तब सोचा गया कि जितना भी बुक लिखा गया है, ठीक है, थ्योरी लिखा गया है, उसमें क्या है कि प्लस टू माइनस ही करंट का डायरेक्शन है। इसलिए कहा गया कि उतने दिन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी को मान लेंगे कि करंट का यही डायरेक्शन है। एक्चुअल में करंट का जो करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो क्या मतलब है डायरेक्शन का। ठीक है, तो बाद में कुछ कुछ चीजें और एक्सप्लेन की गई, जैसे कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस लगाएं और यहाँ माइनस, यानी कि एक बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का सबसे आसान सा तरीका हमारे पास क्या है, वो है बैटरी। ठीक है, बैटरी से जो भी किसी चीज को हम कनेक्ट करते हैं वो खुद ब खुद पोटेंशियल डिफरेंस उतना प्रोवाइड करता है। हमको मालूम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अभी बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट, जब कोई भी हम बैटरी लेते हैं तो उस पर लेबलिंग भी आता है ना, 1.5 वोल्ट है, इतना वोल्ट है, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा, तो जैसे मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे की तरफ ट्रांसफर करे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ की तरफ जाए, तो यहाँ वाले एटम के पास क्या होगा,
चार्ज की कमी होगी। जब चार्ज की कमी होगी तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया और ये इलेक्ट्रॉन आगे निकल चुका है तो यहाँ पर प्लस चार्ज की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज महसूस होने लगेगा, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब क्या होगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ तक आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होकर यहाँ आएगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखने लगेगा और यहाँ पे प्लस चार्ज दिखने लगेगा। यानी कि जो प्लस चार्ज यहाँ था वो हमें अब कहाँ दिखने लगा, यहाँ दिखने लगा, और जो निगेटिव चार्ज यहाँ था वो हमें कहाँ दिखने लगा, यहाँ दिखने लगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन हमें ये हो गया और प्लस के फ्लो का डायरेक्शन ये हो गया। अब एक्चुअली में प्लस चार्ज जो है फ्लो नहीं करता है, एक जगह वो एक जगह से अगर डिसअपियर होता है ना तो इस जगह पर अपीयर होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि प्लस चार्ज किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसको फ्लो करने के लिए न्यूक्लियस को फ्लो करना पड़ेगा, यानी कि एटम को फ्लो करना पड़ेगा, और सॉलिड में सारे एटम तो बाउंड होते हैं। ठीक है, एटम कैसे फ्लो कर सकता है, समझ आ रही है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन तो फ्री होकर मूव कर सकता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं मूव कर सकता, न्यूक्लियस के अंदर ही प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि प्लस चार्ज फ्लो करता है। लेकिन फिर भी बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर निगेटिव इधर की तरफ आया है तो प्लस चार्ज इधर की तरफ गया है, यानी कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर तो प्लस चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन इधर। ठीक है, इधर हो जाता है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, प्लस वाले फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसे ही हम लोग करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, प्लस चार्ज इधर की तरफ फ्लो करता है, उधर ही हम लोग करंट के डायरेक्शन को मान लेते हैं। बहुत सारे किताब में ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्लस चार्ज एक्चुअली में फ्लो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग सारे घर में जो वायर होता है वो कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ठीक है, आयरन है, लगभग सारा मेटल अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो कंडक्टर तो हमें समझ में आ गया। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है इंसुलेटर। ठीक, अब इंसुलेटर क्या होता है कि वो चार्ज उसके अंदर, जैसे अगर ये एक इंसुलेटर है, इसका पार्ट लेते हैं, तो इसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होते, यानी कि एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। उसको फ्री कराने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो फ्री नहीं हो सकता है, इसलिए उसके पास चार्ज है नहीं, तो इसके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात को ना, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। तो उस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये सारे बुक्स में हमारे दिए हुए थे, इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इसलिए ये सब चीज़ हम नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम बस समझा देते हैं और आगे एग्जाम्पल्स भी बता देते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है, स्टोन का है, स्टोन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा सब चीज़, यानी कि कंडक्टर के अलावा जितने भी हमारे आसपास दिखता है लगभग हम लोग को सब इंसुलेटर ही दिखता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर को हम समझते हैं। सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया है हमारे मॉडर्न लाइफ में। 12th क्लास में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर से, उसे हम लोग पढ़ना है, जिससे हम लोग डायोड बनता है, यानी कि अब के टाइम में जो हमारा एलईडी आता है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, वो सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। जितने चिप्स और प्रोसेसर बनते हैं वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ठीक है, इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेमीकंडक्टर के साथ क्या है, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो करे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर में कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ही हम वायर को कनेक्ट करेंगे चार्ज बहुत तेजी से फ्लो करेगा, क्योंकि उसके पास जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए चार्ज बहुत तेजी से फ्लो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है, यानी कि दोनों के बीच का प्रॉपर्टी होता है। यानी कि ना पूरी तरीके से बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है और ना इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से रोकता है। दोनों के बीच का प्रॉपर्टी ही हमारे ये क्या है, सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या है कि सेमीकंडक्टर में जैसे
एक या दो, जैसे वहाँ पर हम जितना अगर 100 इलेक्ट्रॉन वहाँ फ्री है तो यहाँ पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, इसमें उतना भी हम कम ही करें, यानी कि उसमें अगर हजारों लाखों अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसमें 1 और 2 केवल इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, बहुत इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसकी वजह से चार्ज को फ्लो करने में सपोर्ट नहीं करता है ये, और पूरी तरीके से रोकता भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहता है जो कि पास कर जाता है। ठीक है, अगर हम हीट को यानी कि इसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन और फ्री हो जाता है और कंडक्टिविटी इसका बढ़ जाता है। यानी कि सेमीकंडक्टर के साथ उल्टा है, अगर सेमीकंडक्टर को अगर हम हीट करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस घटता है, और अगर हम कंडक्टर को हीट करते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है हीट होने के साथ साथ, और कंडक्टिविटी घटने लगता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है कि आज के वीडियो में जितना भी हम बताए हैं सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है, यूनिट क्या होता है, उससे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसका जो डिवाइस होता है उसे हम लोग एमीटर बोलते हैं। ठीक है, और वोल्टेज को मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसे हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में वो सब भी हम बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक।